हम चर्चा कर रहे हैं उन नियमों की जो किसी भी फिल्म को सफल बनाने के लिए अनिवार्य है। तो हमने पहला नियम जिसकी हमने चर्चा की वो था सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जिसका हमने हिंदी में अनुवाद किया अविश्वास का निलंबन। फिल्म को सफल होने के लिए जिस पहली रुकावट का सामना करना है वो है उसकी बिलीवेबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता। तो उस पर हमने कुछ बातों पर चर्चा की पिछले अंक में, परंतु ये जो नियम है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का, ये साहित्य से लिया गया है। साहित्य में एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति, ये सब घटित होते हैं और उनको बिलीवेबल बनाने के लिए साहित्य में सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की परिकल्पना की गई और उसको ज्यों का त्यों सिनेमा में अप्लाई कर दिया गया। परंतु सिनेमा की बात साहित्य से बहुत अलग है। साहित्य में सब कुछ लिखा हुआ है, जबकि सिनेमा में सब कुछ पर्दे पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। हिंदी में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, और इंग्लिश की कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। हम जब सवेरे सूर्य को पूर्व से उगता हुआ देखते हैं तो हमको वो पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है, उसमें किसी भी प्रकार की अविश्वसनीयता नहीं होती, क्योंकि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा है। इस प्रकार सिनेमा में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो प्रत्यक्ष घटित हो रहा है, वो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। आज सीजी और वीएफएक्स का लेवल बहुत ऊपर पहुंच चुका है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम फॉर सिनेमा। लेकिन आप कितने भी बेहतरीन कंप्यूटर ग्राफिक्स हों, कितने भी अच्छे वीएफएक्स हों, उनको आप कितनी देर तक देख सकते हो, जब तक कि एक रोचक कहानी उन वीएफएक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ घटित होनी शुरू ना हो जाए। तो कहानी में रोचकता कहां से आती है? कहानी में रोचकता आती है इंग्लिश में जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, और हिंदी में जिसे हम कहेंगे द्वंद्व। द्वंद्व अथवा कॉन्फ्लिक्ट से फिल्म के अंदर रोचकता आती है, जिसका उदाहरण है, यदि आप जा रहे हैं कहीं पर भी सड़क पर और कहीं पर दो लोग आपस में लड़ने लग जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके समेत एक हुजूम इकट्ठा हो गया है उन दो लोगों की लड़ाई देखने के लिए। कोई सेल्फी बना रहा होगा, कोई मजा ले रहा होगा, लेकिन कोई भी नहीं जाएगा उस लड़ाई को रोकने के लिए, क्योंकि वो आकर्षण का केंद्र है। चाहे वो मुर्गों की लड़ाई हो, चाहे वो पहलवानों की लड़ाई हो, चाहे वो क्रिकेट में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो, कोई भी द्वंद्व हमको रोचकता प्रदान करता है। इसलिए कोई भी सफल फिल्म तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसकी कहानी में एक ऐसा द्वंद्व नहीं है जिसके साथ ऑडियंस यानी कि दर्शक आइडेंटिफाई करे। Until and unless the audience will identify with the conflict that is being projected in the film by way of its plot and the unfolding of its story, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट लोगों को बिलीवेबल नहीं लगती, अगर उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो उस फिल्म का सफल होना बहुत ही मुश्किल है। कॉन्फ्लिक्ट से ड्रामा उत्पन्न होता है और ड्रामा से मनोरंजन उत्पन्न होता है। अंततः दर्शक एक फिल्म को मनोरंजन के लिए देखने आता है। अगर हम उस फिल्म के माध्यम से दर्शकों को कोई नैतिक शिक्षा भी दे रहे हैं, तो वो शिक्षा हमें मनोरंजन के माध्यम से ही देनी होगी
और मनोरंजन प्रदान करने का सबसे भरोसेमंद साधन है ड्रामा, और ड्रामा पैदा होता है कॉन्फ्लिक्ट से, द्वंद्व से। जब तक फिल्म में कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, और एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जिसके साथ दर्शक आइडेंटिफाई कर सके, जीवन जीने के लिए हमें बचपन से जो नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, उनके अंदर गुड और इवल, राइट और रॉन्ग, जस्टिस और इनजस्टिस, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये हमारे अवचेतन मन में बहुत गहरी बैठी हुई हैं। तो अगर हमारी फिल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसी ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी, गुड और इवल की, राइट और रॉन्ग की, जस्ट और अनजस्ट की, रिच और पुअर की, तो दर्शक उसके साथ तादात्म्य महसूस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और वो फिल्म इन दो परीक्षाओं को पार करते हुए, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ और कॉन्फ्लिक्ट, इन दो परीक्षाओं को, इन दो नियमों को उत्तीर्ण करते हुए तो सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। फिल्म में दर्शकों की रोचकता को लाने के लिए जिस नियम की आवश्यकता है वो है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। कहानी में एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट का होना आवश्यक है जो दर्शकों को कहानी में आकर्षित करे। उदाहरण के तौर पर जो दो सबसे लोकप्रिय कहानियां हैं रामायण, उसके अंदर राम और रावण का द्वंद्व है, और जो दूसरी बहुत लोकप्रिय कहानी है महाभारत, उसमें कौरवों और पांडवों का द्वंद्व है। तो द्वंद्व ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में सर्वसाधारण जो दर्शक है फिल्म का, वो आइडेंटिफाई करे। एक भारतीय फिल्म के लिए ये एक बहुत ही अनिवार्य नियम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे कि जो कहानी है और जो द्वंद्व है, उस कहानी को हम एक ऐसे मुख्य पात्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ दर्शकों का तादात्म्य स्थापित होगा, और फिल्म की कहानी केवल एक कहानी नहीं रह जाएगी, बल्कि उस कहानी को जो ऑडियंस है वो उस नायक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। अगर हमारा नायक किसी ऐसी सिचुएशन में होगा जो चैलेंजिंग है, जो चुनौतीपूर्ण है, तो दर्शक उस चुनौती को महसूस करेगा, और जब नायक उस चुनौती का सामना करेगा साहस के साथ, तो दर्शक के भीतर उस साहस का संचार होगा, और जब नायक अंततः तमाम रुकावटों को पार करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, तो ऑडियंस को, दर्शकों को वो फुलफिलमेंट मिलेगी जो उन्हें अपनी किसी इच्छा की पूर्ति से मिलती। और ये फिल्म उनको एक अवसर दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, अपने उस दैनिक संघर्ष से बाहर निकलकर एक ऐसी रोचक कथा में इन्वॉल्व होने का जिसमें उनको मनोरंजन भी मिलेगा, साहस भी मिलेगा, और अंततः विजय प्राप्त करने की खुशी भी मिलेगी। उनके अंदर उमंग और उत्साह का संचार होगा। यह आवश्यक है कि जो कहानी हम इस फिल्म के माध्यम से कहने जा रहे हैं, वो कहानी एक ऐसे पात्र के माध्यम से कही जाए जिसके साथ में दर्शकों का तादात्म्य स्थापित हो, और यही स्टार सिस्टम की बुनियाद की जड़ है कि स्टार जब भी किसी पात्र में उसको कास्ट किया जाता है, तो उसके साथ में जो तादात्म्य है, जो आइडेंटिफिकेशन है ऑडियंस की एज फैंस, वो उसको अपने साथ लेके आता है उस पात्र में।
तो वो उस पात्र को केवल जीवंत नहीं करता, वो दर्शकों को उस पात्र के साथ जोड़ता भी है। और दूसरी चीज है पात्र की ड्रामेटिक नीड, पात्र का नाटकीय लक्ष्य। ये जो फिल्म की कथा चल रही है पर्दे पर, ये अंततः जब अपने रेजोल्यूशन पर पहुंचेगी, जब अपने समाधान पर पहुंचेगी, तो हमारे मुख्य पात्र को किस चीज की, वस्तु की, पद की, किस खुशी की प्राप्ति होगी, वो ऐसा कौन सा लक्ष्य है जीवन का जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, उसको हम स्क्रीन प्ले और फिल्म की भाषा में बोलते हैं ड्रामेटिक नीड, नाटकीय लक्ष्य। और नंबर 3, फिल्म को इमोशनल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जो भी कहानी हम कह रहे हैं फिल्म के माध्यम से, उस कहानी को एक मुख्य पात्र अर्थात प्रोटैगनिस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, so that the audience identifies with the protagonist and they cease to look at the story objectively but get subjectively involved in the story by identifying with the protagonist। जब प्रोटैगनिस्ट अर्थात नायक कामयाबी हासिल करे तो उनकी छातियां फूलें, जब नायक एक ऐसी परिस्थिति में हो जब उसे करुणा की आवश्यकता हो तो दर्शकों की आंखों में आंसू आए, जब नायक खुशी हो तो दर्शक उसकी खुशी के साथ खुश हों, और अंततः जब नायक विजयी हो तो दर्शक उसके साथ स्वयं को विजयी अनुभव करें। तो आइए अब हम चलते हैं चौथे नियम की ओर, और वो है बहुत ही तकनीकी, डायरेक्टोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्म के अंदर जो भी शॉट लेता है वो डायरेक्टर लेता है। वो सिनेमेटोग्राफर को बताता है कैमरा कहाँ रखना है, सीन किस प्रकार से चित्रित होगा, शॉट डिवीजन क्या होगा और लाइटिंग का मूड क्या होगा। ये सब चीजें डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर को और बाकी तकनीशियनों को समझाता है, एक्टरों को दृश्य का भाव समझाता है, उनकी लाइन की बारीकियां समझाता है, और इस प्रकार से वो दृश्य को शूट करता है। तो फिल्म इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डायरेक्टर। अब यहां पर एक बहुत बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन आकर खड़ी हो जाती है कि अगर फिल्म डायरेक्टर ने डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बना डाली तो वो फिल्म कामयाब नहीं होगी। पत्रकारिता में और सिनेमा में ये बहुत बड़ा अंतर है। पत्रकारिता में जो भी स्टोरी को रिपोर्ट कर रहा है, और पत्रकारिता में और सिनेमा में ये कॉमन है कि दोनों में जिसको फॉलो किया जा रहा है उसको स्टोरी बोला जाता है। पत्रकारिता में भी स्टोरी को फॉलो कर रहा होता है पत्रकार, और सिनेमा में भी स्टोरी को फॉलो कर रहा होता है फिल्मकार। लेकिन पत्रकार के ऊपर ये नैतिक कर्तव्य है, वो कहानी को बहुत ही निष्पक्ष भाव से प्रस्तुत करे। ये पत्रकारिता का पहला नियम है। लेकिन सिनेमा के अंदर इसके बिल्कुल विपरीत जाना होता है। सिनेमा के अंदर डायरेक्टर को किसी भी द्वंद्व में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक पक्ष लेना होता है, और वो पक्ष किसका लेगा वो पहले ही निश्चित कर चुका है। बाय चूजिंग द प्रोटैगनिस्ट, तो वो प्रोटैगनिस्ट का पक्ष लेने जा रहा है। तो इसलिए डायरेक्टर को फिल्म शुरू करने के बाद केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां अवश्यंभावी हो, डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चराइजेशन करना चाहिए। अगर वो प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को पिक्चराइज नहीं करेगा तो दर्शकों को प्रोटैगनिस्ट के साथ आइडेंटिफाई करके जो वाइकेरियस हैप्पीनेस मिलने वाली थी, जो वाइकेरियस थ्रिल मिलने वाली थी, वो उसको नहीं मिलेगी और फिल्म कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके लिए
एक सफल फिल्म बनाने का चौथा नियम है अलाइनमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिल्म विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। दैट मीन्स द डायरेक्टर हैज टू साइड विद द प्रोटैगनिस्ट। ये आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, पर ये एक परम सत्य है। सिनेमा और पत्रकारिता दोनों एक दूसरे के एकदम विरोधी हैं, एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, और आजकल पत्रकारिता भी रोचकता की दौड़ में धीरे धीरे अपनी उस निष्पक्षता को खोती जा रही है। लेकिन निष्पक्ष होना एक निर्देशक के लिए, एक सफल फिल्म बनाने के लिए बहुत ही घातक है। लेकिन फिल्म इज अ स्ट्रक्चर इन टाइम। फिल्म एक टेम्पोरल स्ट्रक्चर है, एक सामयिक ढांचा है, एक ऐसा ढांचा है जिसका जो मटेरियल है वो समय है। जस्ट एज म्यूजिक, जस्ट एज डांस, जस्ट एज ड्रामा, सिनेमा के अतिरिक्त संगीत, नृत्य और नाट्य वो तीन कलाएं हैं जो समय का स्ट्रक्चर करती हैं, विच आर टेम्पोरल स्ट्रक्चर्स। तो इसके लिए एक सफल फिल्म के लिए जो पांचवा अनिवार्य नियम है वो है फिल्म का वेल स्ट्रक्चर्ड होना। और फिल्म का स्ट्रक्चर टाइम के अंदर है, स्पेस के अंदर नहीं है। और जिस समय हम शूटिंग करते हैं फिल्म की, वो खंड खंड में करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं। इसलिए ये बहुत ही लाइकली है कि फिल्म को बनाते हुए उसका जो टेम्पोरल स्ट्रक्चर है वो हमारे ध्यान से बाहर चला जाए और हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस दृश्य या उस शॉट पर हो जो उस समय शूट किया जा रहा है। इसलिए फिल्म का निरंतर एक टेम्पोरल स्ट्रक्चर, उसका एक सामयिक खांचा दिमाग में रखने के लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट पहले से ही मौजूद होना चाहिए, एंड विच इज द स्क्रीन प्ले। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ फिल्म is entirely dependent on the screenplay of the film। और पांचवा नियम उसके अंदर यह भी आ जाता है कि फिल्म की जो टेम्पो है वो लगातार माउंट करनी चाहिए। द एक्साइटमेंट शुड कीप इंक्रीजिंग। आपका ड्रामा ऐसे अनफोल्ड होना चाहिए कि वो निरंतर, जैसे ताश के पत्तों में होता है कि हर बाजी पिछली बाजी से बड़ी बाजी होती है, और जो खेल रहे होते हैं वो भी एक्साइटेड होते हैं और जो देख रहे होते हैं वो भी एक्साइटेड होते हैं। तो जो खेल रहे हैं वो तो अभिनेता करेंगे पर्दे पर जो देखने का कार्य कर रहे हैं एक्साइटेड होने का, वो तभी एक्साइटेड होंगे जब फिल्म वेल स्ट्रक्चर्ड होगी और उसका जो टेम्पो होगा वो माउंटिंग होगा। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि एडिटिंग के माध्यम से फिल्म के टेम्पो को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो उसको सिर्फ मांझा जा सकता है। लेकिन जो टेम्पो है दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले। किसी भी फिल्म में एक टेम्पो को लाने के लिए उसके स्क्रीन प्ले का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो हमारा जो स्क्रीन प्ले है फिल्म का वो ऐसा होना चाहिए कि एक दृश्य कब दूसरे दृश्य में चला गया इसका दर्शक को आभास ही नहीं होना चाहिए। द फिल्म शुड फ्लो सो फ्लूइडली दैट द ऑडियंस feels as if the entire film is one complete entity to which they are relating। एक फिल्म का
जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है दर्शक को सम्मोहित करना, और कथा उसके लिए केवल एक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु है। एक फिल्म केवल एक कहानी को ही नरेट नहीं कर रही, वो उसका एकमात्र लक्ष्य नहीं है। फिल्म का लक्ष्य है दर्शक को मेस्मराइज करना, और उसके लिए बहुत सारी विधाएं साथ में काम करेंगी, और जिसमें प्रमुख योगदान साउंड डिजाइन का और विजुअल डिजाइन का होगा। तो इस प्रकार से जो फिल्म को जो रोचकता प्रदान की जाएगी, जो उसको सम्मोहकता प्रदान की जाएगी, वो उसके टेम्पोरल स्ट्रक्चर से निकल के आएगी। जिस प्रकार से जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हमारे मन को एक अपूर्व शांति मिलती है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है स्पेस के अंदर, लेकिन बहुत ही सिमेट्रिकल है, बहुत ही हार्मोनियस है। उसी तरह एक फिल्म के स्ट्रक्चर को भी बहुत ही सिमेट्रिकल और बहुत ही हार्मोनियस होना चाहिए, बट दैट स्ट्रक्चर इज इन टाइम एंड नॉट इन स्पेस। तब उसके सामने आकर खड़ा होता है छठा नियम, और वो है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। इंग्लिश में जो ये वर्ड है एंटरटेनमेंट, ये अपने आप को एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। व्हाट इज एंटरटेनमेंट? अगर देखा जाए बॉलीवुड के आम नजरिए से, जो कि एक पॉपुलर दृष्टिकोण है, देन कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की 10 सबसे कामयाब फिल्मों की लिस्ट बनाएंगे, जिसमें नंबर 1 पे होगी मदर इंडिया, और उसमें होगी मुगले आजम, शोले, इस प्रकार अगर जो 10 बॉलीवुड की टॉप फिल्मों की लिस्ट बनाई जाए तो उस लिस्ट में एक भी कॉमेडी नहीं होगी। तो ये एक भ्रांति है कि कॉमेडी अलोन इज एंटरटेनमेंट। कॉमेडी इज सर्टेनली एंटरटेनमेंट, बट there are other forms of entertainment also. हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है मदर इंडिया। उस फिल्म के अंदर कहीं पे भी जरा सी रिलीफ नहीं है। एक ट्रेजिक घटना के बाद दूसरी ट्रेजिक घटना, तीसरी ट्रेजिक घटना, उससे उभरते हैं तो फिर अगली मतलब अंत तक ट्रेजिक घटनाएं चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी वो ना केवल 1957 की बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है। इसे समझने के लिए हमें भरत मुनि के रस सिद्धांत को समझना होगा। 9 रस हैं, और जब दर्शक फिल्म देख रहा होता है तो वो रस की अनुभूति कर रहा होता है, और वो लगातार रस की अनुभूति करता रहे, ये फिल्मकार का कर्तव्य है। और भारतीय रस सिद्धांत के अनुसार 9 रस हैं। वो है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। श्रृंगार रस इज रोमांस। ये हम जितनी भी यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्में देखते हैं, जिनका अनुसरण करते हुए करण जौहर और आदित्य चोपड़ा फिल्में बनाते रहे हैं, तो वो सारी की सारी फिल्में श्रृंगार रस में हैं। जो डेविड धवन की फिल्में हैं 90s की और अब तक की, वो हास्य रस की फिल्में हैं। और जो मदर इंडिया है वो करुण रस है। कन्हैया लाल की फिल्में होते हुए भी, जिनमें हास्य रस का संचार करने की अद्भुत क्षमता थी, उनके फिल्म में होते हुए भी निर्देशक ने कहीं पर भी, बुकरी के होते हुए भी निर्देशक ने कहीं पर भी
फिल्म में हास्य रस का संचार नहीं किया है। सारी की सारी फिल्म करुण रस पर आधारित है और भारतीय सिनेमा की, बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, श्रेष्ठतम फिल्म है। अमिताभ बच्चन का उदय हुआ नमक हराम पिक्चर के अंदर एक सीन है जिसके अंदर राजेश खन्ना घायल है और अमिताभ बच्चन उनकी उस अवस्था को देखकर झोपड़पट्टी में बाहर निकल के आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि किसने किया है ये, और वहां पे सीटियां तालियां बजी और वहां से एग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का उदय हुआ। तो ये है रौद्र रस। और जितनी भी एक्शन फिल्में हैं, चाहे अमित जी की हो, धर्म जी की हो, किसी की भी हो, वो सारी की सारी फिल्में वीर रस के अंदर हैं। और जैसी फिल्में राकेश रोशन जी ने बनाई, ऋतिक रोशन के साथ कोई मिल गया और वो सीरीज की क्रिश फिल्म, तो वो सारी की सारी फिल्में अद्भुत रस की फिल्में हैं। लेकिन उन फिल्मों में अद्भुत रस के साथ साथ अन्य रस भी मौजूद होते हैं। बॉलीवुड की फिल्म की ये खासियत है कि वो केवल एक रस पर आधारित नहीं होती और उसमें कई सारे रस साथ ही मौजूद होते हैं। साइमल्टेनियसली फिल्म पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक एंटरटेनिंग होनी चाहिए। ये जितने भी हमने पहले के 5 नियम बताए, उन सारे के सारे नियमों को फॉलो करते हुए, उन सारे के सारे नियमों का पालन मनोरंजक होते हुए करना चाहिए। फिल्म का मैंने पहले कहा था इज अ टेम्पोरल आर्ट, उसका ढांचा सामयिक है, लेकिन अब मैं कहना चाहूंगा कि सामयिक के साथ साथ उसका ढांचा मनोरंजन में भी है, समय में भी है और मनोरंजन में भी है। मनोरंजन सिनेमा का साध्य ही नहीं है, उसका साधन है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कास्टिंग। आपने सुना ही होगा कि अगर फिल्म में मिसकास्टिंग हो गई तो उस फिल्म को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। फिल्म के हमने पिछले सारे के सारे नियम अप्लाई कर लिए, लेकिन अगर हमारी कास्टिंग गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा जो हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है वो अपने मुंह पर आकर गिर जाएगा। और कास्टिंग को हमको सिर्फ एक्टरों तक ही सीमित नहीं करके रखना है। एक फिल्म के अंदर कास्टिंग के दायरे के अंदर फिल्म का डीओपी, क्योंकि फिल्म की लुक क्या होगी, फिल्म का विजुअल कैसे दिखेगा, फिल्म का साउंड डिजाइन कैसा होगा, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होगा, फिल्म के साउंड इफेक्ट्स कैसे होंगे, फिल्म के ट्रांजिशंस कैसे होंगे, ये सारी की सारी चीजें हैं कि इसके एक एक पक्ष के लिए सही व्यक्ति का कास्ट किया जाना अनिवार्य है। ये काम निर्देशक को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि हम मदर इंडिया फिल्म को देखें तो उसके अंदर सुखी लाला से लेकर राधा, जो उसका केंद्रीय पात्र है, और उसके 2 बेटे और वो 2 नायिकाएं, एक एक पात्र को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे उस एक्टर को वो पात्र करने के लिए ही बनाया गया था। ये महबूब खान की जीनियस है। और कितने दुख की बात है कि ये विधा आज के निर्देशकों ने कास्टिंग डायरेक्टर्स को सौंप दी है। कि जब मैं ये शब्द सुनता हूं कास्टिंग डायरेक्टर और बड़ी बड़ी फिल्मों में, तब मुझे ये सोचकर आश्चर्य होता है कि यदि डायरेक्टर अपनी फिल्म की कास्टिंग स्वयं करने में असमर्थ है तो भला वो फिल्म को कैसे डायरेक्ट करेगा। और जितने भी तकनीशियन हैं वो उस प्रकार से चुनने चाहिए जिस प्रकार से हीरे और नगीने चुने जाते हैं। तो यदि हमारी कास्टिंग हमारे एक्टरों की और हमारे टेक्नीशियंस की
परफेक्ट रही और हमने पहले 6 नियमों का पालन किया तो कोई भी शक्ति नहीं है जो हमारी फिल्म को सफल होने से रोक सके, सिवाय एक, वो है यदि हमने अपनी फिल्म को इकोनॉमिकली करेक्ट नहीं रखा। अगर हम ओवर बजट गए हैं किसी भी कारणवश, इसलिए फिल्म का बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के उसको जितना इकोनॉमिकली अचीव किया जा सकता है उतना इकोनॉमिकली अचीव करना चाहिए, क्योंकि मेरे अनुसार हिट इज द रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर हो जाती है जल्द से जल्द तो हमारी फिल्म जल्द से जल्द हिट हो जाती है और उसके बाद उसकी जो भी कमाई होती है वो हमारे और पूरे उद्योग के लिए एक लाभ होता है, वो सबकी पुष्टि करता है। अगर इन 8 नियमों का पालन किया गया तो दुनिया की कोई भी ताकत उस फिल्म को सफल होने से नहीं रोक सकती। धन्यवाद। देखते रहिए सिनेमाया।